2024 EVLS प्राग प्रो। हर साल की तरह इस साल भी ओलंपिया के बाद होने वाले शोज में से सबसे जाना माना और पहचाना शो हमें चेक रिपब्लिक में हो रहा प्राग प्रो नजर आया, जहां पहली बार ये शो सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब हमें 2022 एमेच्योर मिस्टर ओलंपिया जीत के आ रहे नए IFBB प्रो माइकल क्रिजो इस शो में जीतते हुए दिखे। इसके बाद ओलंपिया के काफी करीब होने की वजह से हमें रेगुलरली इस शो में बड़े नाम दिखने लगे, जहां लास्ट ईयर इस शो की हाइप हमें पीक्ड होते हुए दिखी। क्यों? क्योंकि 2024 मिस्टर ओलंपिया के क्लासिक फिजिक डिवीजन का टाइटल 6 बार अपने नाम करने वाले मॉडर्न एरा लेजेंड हमें स्पोर्ट्स से विदाई लेते हुए दिखे, जिस खबर को सुन के फैंस काफी निराश थे। लेकिन जहां क्रिस की तरफ से हमें ये सुनने को मिला कि वो हमें एक आखिरी बार नजर आएंगे स्टेज पे, वो भी बॉडी बिल्डिंग के हैवी वेट्स के बीच, वी वर स्टैटिक। जहां ओलंपिया से 6 हफ्ते दूर इस शो में हमें हमेशा की तरह ही सीबम ने एक ऑलमोस्ट परफेक्ट फिजिक शोकेस की, जैसे वो क्लासिक में किया करते थे। लेकिन वेट रिस्ट्रिक्शंस ना होने की वजह से हल्की सी बिगर साइड पे रहे सीबम। मगर यहाँ उनका कंपैरिजन हुआ 2024 ओपन क्लास के 4th प्लेसर द मार्शियन मार्टिन फिट्जवाटर के साथ। फिट्जवाटर ने बमस्टेड के सामने एक प्रोपोर्शनली बिगर फिजिक तो दिखाई, लेकिन कुछ एरिया में मार्टिन हमें एक्चुअली डोमिनेट करते हुए दिखे। अपनी बाइसेप्स, अपनी क्वाड्रिसेप्स की राउंडनेस एंड नॉट टू मेंशन उनकी फिल हीथ एस पैक। जहां एक ओपन के 4th प्लेसर को क्लासिक चैंपियन को हराना बड़ी बात नहीं थी। इनके बीच की मैसिव हाइट डिफरेंस के बावजूद इनमें कुछ ही पाउंड्स का डिफरेंस था, जहां अगर सीबम जीतते तो उसे हम ज्यादा शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स बोलते। एग्जैक्टली 1 साल बाद हमें मालूम था कि यहाँ मार्टिन अपना टाइटल वापस से क्लेम करने उतरेंगे। इसमें खेलने की तैयारी माइकल क्रिजो पहले से कर रहे थे और शो आते हुए उनके अंडर डेवलप्ड ग्लूट्स एक मैसिव इंप्रूवमेंट्स दिखाते हुए अपनी ऑल टाइम लीनेस्ट फिजिक शोकेस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ 212 डिवीजन के चैंपियन, जिनको बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड के नाम से बुलाया जा रहा था इस शो से पहले तक, वो भी अनाउंस कर देते हैं इस शो में अपना ओपन डेब्यू करने से। लेकिन एक्साइटमेंट अब बढ़ी जब 2024 मिस्टर ओलंपिया सैमसन दौदा 25 के ओलंपिया में खराब परफॉर्मेंस देने के बाद इस शो में खेलने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। लेकिन शो के दिन क्या हुआ यह हम सबको मालूम है। Something absolutely crazy happened the day Martin Fitzwater just beat Samson Dauda. It's crazy because Samson Dauda is a Mr. Olympia. Martin, I feel like, was undeniable here. His condition, his detail, his thickness, that grainy density that Martin had. Martin's lower body looked absolutely insane here. फिट्जवाटर का जन्म सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स के व्योमिंग नामक स्टेट में हुआ था, जहां की सर्दियां और एल्टीट्यूड बचपन से आपको रेजिलिएंट बनाता है, एक कठिन माहौल में जीना सिखाता है। बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन करने से पहले मार्टिन कई थ्रोइंग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे और उसी के साथ अमेरिकन फुटबॉल में भी उनकी काफी रुचि थी, जहां उनका एथलेटिक बैकग्राउंड हमें मल्टीपल स्टेट लेवल रिकॉर्ड्स में दिख जाता है। शॉटपुट और डिस्कस थ्रो जैसे गेम्स ने उनका बेस बनाया। हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग और रेपिटेटिव टेक्निकल वर्क। मार्टिन ने यूनिवर्सिटी ऑफ व्योमिंग में ट्रैक एंड फील्ड्स जैसे इवेंट्स में कॉम्पीट करके अपना एक बहुत ही पुख्ता बेस बनाया। इससे बेहतर अपनी बॉडी बिल्डिंग जर्नी शुरू करने का बेस शायद ही कुछ हो सकता है। अपने शुरुआती बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में कॉम्पीट करने से पहले वो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते थे, जहां इस ब्लू कॉलर वर्क, जिसको हम इंडिया में लेबर बोलते हैं, उसने उन्हें अंदर से बहुत ही सख्त कर दिया। और उन्होंने बताया हुआ है कि ऐसा ग्रूलिंग काम उनको आगे चल के उनकी बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग में बहुत मदद किया। अपने बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिटिव करियर में आगे बढ़ने से पहले उन्होंने खुद को मेंटली तैयार कर लिया था। उन्होंने खुद को एक पावरफुल थ्रोअर से कंप्लीट फिजिक एथलीट बना दिया था, जो डेफिसिट में जी सकता है, प्रेशर में पोस्ट कर सकता है और शेड्यूल पे पीक कर सकता है। लेकिन उनके बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशनल करियर में उनकी तरफ से उनको जंप तब देखने को मिला जब वो टेक्सास में कंप्लीटली मूव हो गए, जहां पे काफी इलीट कोचेस के अंडर मेंटरशिप करते हुए उन्होंने अपनी फिजिक को फोर्स किया एक रैपिड इंप्रूवमेंट करने के लिए। अपनी जिंदगी के इस टाइम पीरियड में इस लेवल की इंप्रूवमेंट करने का बहुत बड़ा क्रेडिट मार्टिन बॉडी बिल्डिंग वेटरन ब्रांच वॉरेन को देते हैं, जिन्होंने उनका हर एक ट्रेनिंग सेशन मौत तो बनाया ही, लेकिन साथ ही साथ उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी किया, जिसका फर्क उनको अपनी फिजिक में तो दिखा ही, लेकिन आगे चल के करियर में भी नजर आया। जहां उनका 2020 का NPC नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप जीत के प्रो कार्ड हासिल करना उनके करियर की पहली स्टेप बनी। आगे आने वाले उनके नाम कई खिताबों की शुरुआत इस मोमेंट से ही हुई।
अपने करियर के पहले प्रोफेशनल शो की शुरुआत मार्टिन फिट्जवाटर करते हैं 2021 टेक्सास प्रो के साथ, जहां पे अनफॉर्चुनेटली वो 5th प्लेस होते हैं। इस शो को जीता था इयान वेलेयर ने, जो कि सीबम के एक्स कोच होने के साथ साथ टॉप ओलंपियन भी रह चुके हैं, बट करेंटली ही इज रिटायर्ड। जहां इस शो में मार्टिन फिट्जवाटर की फिजिक देखते हुए किसी ने भी नहीं सोचा था कि मार्टिन इयान के क्लाइंट सीबम को भी बीट करेंगे, लेकिन उस शो के बारे में बात अभी हम आगे चल के करेंगे। मार्टिन फिट्जवाटर का दूसरा शो रहा लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जहां पे फिर उनकी प्लेस रही 5th पोजीशन। इस शो में जैसा कि आप लोग को याद हो, सबसे बड़ा बस क्रिएट किया था शॉन क्लैरिडा ने, बिकॉज हमें वो पहली बार डिवीजन स्विच करके हेवीएस्ट डिवीजन में कॉम्पीट करते हुए दिखने वाले थे, और एक स्मॉलर बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी अपने अपोनेंट्स के खिलाफ मल्टीपल पाउंड्स देने के बावजूद भी शॉन इस शो में क्लीनली जीते थे, और यहीं से अपना निकनेम द जायंट किलर उन्होंने सॉलिड करवा लिया था। लेकिन मार्टिन अभी भी खुश नहीं थे, जहां उन्होंने लंबा ऑफ सीजन लिया और अगले साल फिर से टेक्सास प्रो में कॉम्पीट किया, जहां पे 2 प्लेसिंग्स जंप करके हमें 4th से 2nd प्लेस पे आते हुए देखने को मिले मार्टिन फिट्जवाटर। लेकिन मार्टिन हमें भले ही यहाँ पे 2nd प्लेस करते हुए नजर आए, फर्स्ट प्लेसर एंड्रू जैक जो कि अपना पहला प्रो शो खेल रहे थे, वो माइल्स अहेड हमको देखने को मिले मार्टिन फिट्जवाटर के कंपैरिजन में। जहां मार्टिन अपनी प्लेस से तो जरूर खुश थे, लेकिन अभी उनको और कुछ चाहिए था, अभी उनको और बेहतर करना था। जहां इस शो में वापस से एक कमाल का पीक नेल करने की वजह से फैंस के दिलों में कहीं ना कहीं मार्टिन की कंसिस्टेंसी पे और ज्यादा हम भरोसा करने लगे थे। उसके आगे कुछ ही टाइम बाद हम लोग को आर्नोल्ड क्लासिक यूके में भी नजर आए मार्टिन फिट्जवाटर, जहां पिछले शो के मुकाबले इस शो में उनकी पोजीशन 2 प्लेसेस और नीचे रही, जिस शो को वापस से जीतते हुए हमें एंड्रू जैक नजर आए। लेकिन दोस्तों टेक्सास प्रो की तरह यहाँ लाइनअप उतना हल्का नहीं था, यहाँ पे हमें काफी हैवी हिटर्स जैसे 2nd प्लेसर पैट्रिक जॉनसन दिखे, 3rd प्लेसर जेम्स हॉलिंगसेट जो कि अपने टॉप पे चल रहे थे उस टाइम गेम में। लेकिन कहीं ना कहीं मार्टिन समझ चुके थे कि किसी भी प्रो शो को जीतने के लिए अभी उनके अंदर, अभी उनके पास वो चीज नहीं है जो बाकियों के पास है, जो कि है साइज। उस साइज को ऐड करने के लिए मार्टिन फिट्जवाटर ने पूरा एक ऑफ सीजन, पूरा एक साल लगाया अपने फ्रेम पे और बेहतर मस्कुलैरिटी जोड़ने के लिए, अपनी फिजिक में और बेहतर मास ऐड करने के लिए। जहां एक लंबे ऑफ सीजन के बाद हमें वो देखने को मिले 2024 की डिट्रॉइट प्रो में। 2024 का डिट्रॉइट प्रो वो पहला प्रो शो बना जिस शो में हमें मार्टिन फिट्जवाटर जीते हुए देखने को मिले, जहां हमें साफ नजर आ रहा था कि पुरानी उनकी एक फिजिक के कंपैरिजन में अभी की उनकी फिजिक मच बेटर हो चुकी है। मार्टिन के हमेशा से ही आउटस्टैंडिंग मसल बेलीज हमें देखने को मिली थी, लेकिन हमेशा से उनकी फिजिक में वो थिकनेस की मांग करते थे, जहां एक बड़ा ऑफ सीजन डेफिनेटली उनके लिए कारगर रहा और बेहतर ऑन स्टेज मास प्रेजेंट करने में। इस शो से IFBB में अपना प्रो डेब्यू एक और बॉडी बिल्डर कर रहा था, गुड वीटो। काफी लोगों को लगा था इस शो से पहले कि इस शो को जीतने वाले गुड वीटो ही होंगे, लेकिन ऑन स्टेज कंपैरिजन होते हुए मार्टिन की बनावट, मार्टिन की फिजिक की बनावट तो हमें मच बेटर नजर ही आ रही थी गुड वीटो के कंपैरिजन में, लेकिन उनकी साइज भी हमको बहुत कंपेरेबल लगी गुड वीटो के मुकाबले। जहां उस समय तक काफी लोग मार्टिन को एक मास मॉन्स्टर की गिनती में नहीं गिनते थे, लेकिन वीटो को गिनते थे। वीटो को बीट करने के बाद कई लोगों के दिमाग में मार्टिन को लेके एक स्मॉल बॉडी बिल्डर वाली इमेज तो कंप्लीटली वैनिश हो चुकी थी। जहां इस शो को जीतने के बाद काफी हाइप लपेटते हुए हमें अपने अगले शो में ओलंपिया से पहले एक और बार नजर आए मार्टिन फिट्जवाटर। इस शो में दोस्तों 2022 के 3rd प्लेसर ओपन डिवीजन के वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडी बिल्डर निक वॉकर हमें देखने को मिले। अब कहीं ना कहीं हर एक फैन उस समय तक ये बात जानता था कि निक वॉकर को तो साइज वाइज नहीं बीट कर सकते हैं मार्टिन, लेकिन कुछ खासियत हमें जरूर नजर आती थी मार्टिन की फिजिक में, जो कि हमें कंपैरेबल लगती थी निक के बराबर। जहां कोई कितना भी कहे, इस शो में तो डेफिनेटली हमें इन दोनों के बीच में उस लेवल का कंपटीशन नहीं नजर आया जैसे आगे चल के हमें देखने को मिला है। आगे ना जाते हुए इस शो में 2nd प्लेस किया मार्टिन ने और लग गए वो ओलंपिया की प्रेप के लिए, अपने पहले मिस्टर ओलंपिया की तैयारी में। दोस्तों 2024 का मिस्टर ओलंपिया आते हुए भले ही मार्टिन ने मल्टीपल टाइम्स अपने आप को प्रूव कर दिया था, लेकिन अभी भी कई फैंस मार्टिन को उस लेवल पे नहीं देख रहे थे जिस लेवल पे हम ये कहें कि वो इजी टॉप 6 किसी भी ओलंपिया में रहेंगे। जहां ओलंपिया आते हुए हमें निक की तरफ से ये खबर सुनने को मिली कि वो पुल आउट कर रहे हैं 2024 के मिस्टर ओलंपिया से। पिछले साल यानी कि 2023 में भी निक ने ओलंपिया में कॉम्पीट नहीं किया था, जिसका एक सॉलिड रीजन था। 2023 के ओलंपिया से पहले निक को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, जहाँ पे
इतनी सीवियर इंजरी उनकी थी कि वो एक्चुअली खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो ओलंपिया एक्सपो में हमें व्हील चेयर पे नजर आए थे, जिसकी वजह से ओलंपिया आते हुए एक ऐसा टॉप बॉडी बिल्डर तो हट ही गया था मार्टिन फिट्जवाटर और ओलंपिया सैंडाओ के बीच से, जहां इस ओलंपिया में काफी एक बेहतर फिजिक दिखाते हुए 4th प्लेस किया अपने ओलंपिया डेब्यू में मार्टिन फिट्जवाटर ने, जहां उन्होंने कुछ ऐसे नामों को बीट किया जिनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस कैलिबर के बॉडी बिल्डर को मार्टिन बीट कर सकता है। जहां वो हमें एंड्रू से आगे प्लेस होते हुए देखने को मिले, विलियम बोनैक से बेहतर प्लेसिंग लाते हुए देखने को मिले, प्रीवियस मिस्टर ओलंपिया चैंपियन ब्रैंडन करी से ऊपर प्लेस होते हुए देखने को मिले। और ये सब कुछ हुआ मार्टिन की फिजिक की मस्कुलैरिटी की वजह से ही नहीं, सिर्फ उनकी फिजिक की मसल बेलीज की वजह से ही नहीं सिर्फ, बल्कि उनकी कंसिस्टेंट हर शो में चली आ रही एक परफेक्ट पीट नेल करने की आदत की वजह से हमें यहाँ पर भी एक बहुत ही बेहतर कंडीशनिंग दिखाते हुए मार्टिन देखने को मिले, जिसके बाद भी हर एक बॉक्स में तो वो जरूर टिक कर चुके थे, लेकिन साइज अभी भी टॉप 3 के सामने हमें वो उतनी नहीं दिखाते हुए देखने को मिलते थे। वहीं इसी साल दूसरी और क्लासिक फिजिक डिवीजन के किंग क्रिस बमस्टेड हमें स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट लेते हुए देखने को मिले। अपनी इमोशनल स्पीच देते हुए सीबम ये कहते हैं कि वो कभी भी अब ओलंपिया की स्टेज पे हमें नहीं नजर आएंगे, लेकिन उनके ये कहने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी बात में हमें लूप होल दिख गया था। कहीं ना कहीं उनकी इस सेंटेंस की वजह से हम फैंस को लगा था कि शायद सीबम एक बार हमें ओपन में दिखें, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट लेते टाइम अपने रिटायरमेंट स्पीच में इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया। I think a lot of people know what's coming. It was a really bittersweet feeling that this is going to be my last time up on the stage. The past 8 years up here have been the most amazing journey of my life, and I wouldn't change a thing. I really hope I set the standard. जिसके बाद किसी भी बॉडी बिल्डिंग फैन को स्टैटिक कर देने वाली एक खबर हमें सुनने को मिली। ओलंपिया के कुछ हफ्ते बाद हमें सुनने को मिला कि मार्टिन फिट्जवाटर के साथ ही साथ टोटल डिवीजन के चैंपियन शॉन क्लैरिडा के साथ ही साथ 6 बार क्लासिक फिजिक डिवीजन को डोमिनेट करने वाले बॉडी बिल्डर क्रिस बमस्टेड पहली और आखिरी बार हमें एक ओपन शो में दिखेंगे। अब यहाँ से मार्टिन का ग्राफ एक ऐसी जगह चला गया जो कि शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। 2024 और 2025 प्राग प्रो के बीच हमें मार्टिन को लेके नैरेटिव्स बहुत ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। क्यों? आइए इसको गहराई में जानते हैं। अब दोस्तों, ओलंपिया के अलावा प्राग प्रो ही एक ऐसा शो है जो कि 2 दिन होता है, यानी कि एक दिन हमें ओपन बॉडी बिल्डर्स की प्री जजिंग देखने को मिलती है और अगले दिन फाइनल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब 2 डे शो बहुत डिफरेंट होता है 1 डे शो से, क्योंकि जब आपके पास 2 दिन होते हैं तब आप बहुत कुछ बदल सकते हैं अपनी फिजिक के अंदर। जहाँ प्री जजिंग में अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसको बहुत बेहतर कर सकता है एक बॉडी बिल्डर एक दिन के अंदर, जो कि काफी डायनेमिक्स चेंज कर देती है ऐसी इनहेंस फिजिक के बीच, क्योंकि इनहेंस फिजिक बहुत ज्यादा रैपिडली बदलती रहती है। जहां इस शो में अपना ओपन डेब्यू कर रहे क्रिस बमस्टेड कंप्लीटली डिलीवर करते हैं अपने पहले ही ओपन शो में। प्री जजिंग देखते हुए काफी फैंस इंक्लूडिंग मी उनको इस शो में जीतते हुए देख रहे थे, उनको इस शो में प्रिवेल करते हुए देख रहे थे। जहां नो डाउट मार्टिन की एक काफी क्रेजी फिजिक हमें जरूर देखने को मिली, लेकिन क्रिस की फिजिक में कंडीशनिंग तो टॉप नॉच थी ही, उसी के साथ उनका स्टैचर उनकी फिजिक को और 4 चांद लगा रहा था। लेकिन दूसरे दिन यानी कि फाइनल्स के दिन हमें मार्टिन फिट्जवाटर की फिजिक और ज्यादा टाइटर होते हुए देखने को मिली। मार्टिन की फिजिक में जो स्ट्रीमलाइन हमें कम देखने को मिली थी वो और बड़ी भी देखने को मिली, और टेपर और हार्डर मार्टिन की फिजिक हमें देखने को मिली। अब दोस्तों, इस चैनल पे इस शो का कंप्लीट रिव्यू नहीं है, ना ही इस शो के बारे में मैंने रिपोर्ट किया है। जहां 2024 प्राग प्रो का जल्द ही आपको इस चैनल पे एक डिटेल ब्रेकडाउन रिव्यू, एक रिविजिट वीडियो देखने को जरूर मिलेगी, जिसकी वजह से हम इस शो में ज्यादा डीप में ना जाते हुए इतनी ही बात करते हैं जितने हमने की। जहां इस शो के अंदर 212 चैंपियन रहे शॉन क्लैरिडा और क्लासिक फिजिक के लेजेंड सीबम को बीट करने के बाद मार्टिन की कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो चुकी थी। जहां प्राग को जीत के मार्टिन क्वालिफाई जरूर कर लिए थे ओलंपिया के लिए, लेकिन हमेशा से मार्टिन को पसंद था एक नया चैलेंज लेना, एक ऐसी चीज करना जो कि दूसरे उनसे कहते हैं कि ये आप नहीं कर सकते। खुद को प्रूफ करने उतरे पिट्सबर्ग प्रो में मार्टिन फिट्जवाटर, जहां इन माय ओपिनियन डिट्रॉइट प्रो के बाद इस शो में हमें वीकेस्ट फिजिक देखने को मिली मार्टिन फिट्जवाटर की। दोस्तों, जब आप हर एक शो में अपना पैकेज, अपना पीक परफेक्टली नेल करते हैं तो लोग आपसे डेफिनेटली बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे एक बेहतर पैकेज डिलीवर करने की। इस शो में मार्टिन के हिसाब से एक अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ निक वॉकर, जो कि इन सम सेंस लास्ट ईयर के न्यूयॉर्क प्रो में
सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट से मार्टिन से जीतने की वजह से एक राइवल से बन गए थे मार्टिन फिट्जवाटर के। जहां इस शो में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेके हम सब आज तक नाखुश हैं। निक द म्यूटेंट वॉकर की हम लोग को लाइफ की बेस्ट फिजिक 2025 के पिट्सबर्ग प्रो में देखने को मिली। निक प्रपोर्शनली सबसे बेहतर फिजिक इस शो में कैरी कर रहे थे। निक की कंडीशनिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड हमें देखने को मिली और डेरिक लंसफोर्ड जिन्होंने इस शो को जीता, उनकी बेस्ट पोजेस में भी निक हमें उनसे बेहतर नजर आ रहे थे अपनी सुपीरियर कंडीशनिंग और नेक्स्ट लेवल मस्कुलैरिटी के चलते। लेकिन निक के आउटस्टैंडिंग फिजिक होने के बावजूद भी जजेस ने उनको जीत नहीं दी। जहां पे मेरा इस शो को देखते हुए सिर्फ यही रीजन निकल रहा था कि क्यों ऐसा जजेस ने किया, वो सिर्फ और सिर्फ निक की गट थी। एक्चुअली निक की एक परफेक्ट फिजिक होने के बावजूद भी जब वो कंपैरिजन एंड करते थे, हर बार हमें वो अपना गट लेट गो करते हुए देखने को मिलते थे। जहाँ चांसेस हैं कि एक बहुत ही छोटे मार्जिन की वजह से कई जजेस ने निक को नीचे इसी वजह ही से देखा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस शो में मार्टिन फिट्जवाटर की कोई भी बात नहीं कर रहा था, जो कि मार्टिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पिट्सबर्ग के बाद हम ओलंपिया से कुछ ही महीने दूर थे, जहाँ पे टॉप कंटेंडर की रेस में बहुत लोग मार्टिन को बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। वहीं निक, जो कि 1 साल पहले उनके डायरेक्ट राइवल थे, जो कि 2024 न्यूयॉर्क प्रो को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट से जीते थे मार्टिन फिट्जवाटर के खिलाफ, फैंस अब मार्टिन को उनके आसपास भी नहीं देख रहे थे। लेकिन ये बात मार्टिन फिट्जवाटर को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, जिसकी वजह से इन माय ओपिनियन अभी तक की उन्होंने अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक हमें शोकेस की 2025 मिस्टर ओलंपिया के अंदर। अब ऑलरेडी ये ओलंपिया काफी कंट्रोवर्शियल हो चुका है काफी चीजों की वजह से। उन कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ मार्टिन पर फोकस करते हुए, यहाँ पे मार्टिन पहली बार कामयाब हो जाते हैं अपने करियर में निक वॉकर को बीट करने में, और कोई भी निक के कंपैरिजन में मार्टिन की इस जीत को क्वेश्चन नहीं कर रहा था, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि कितनी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट मार्टिन ने की है अपनी फिजिक में। जहां इस शो में हर बार की तरह एक आउटस्टैंडिंग वेल पुट टुगेदर फिजिक तो उन्होंने शोकेस की ही की, साथ ही में वो कंडीशनिंग भी हमें दिखाने में वो कामयाब हुए, जिस कंडीशनिंग की हर बार वो फैंस को गारंटी दे रहे थे डिलीवर करने में। लेकिन मिस्टर ओलंपिया के बाद काफी लोग मार्टिन को लेके एक चीज से नाखुश थे, मार्टिन का कंपैरिजन उन टॉप 4 के बीच ना होना। 2025 मिस्टर ओलंपिया में 4th प्लेस किए हुए सैमसन दौदा, जो कि एक्चुअली लास्ट ईयर जीते थे मिस्टर ओलंपिया में, लास्ट ईयर से अपनी एक काफी अंडरवेलमिंग फिजिक हमें दिखाते हुए देखने को मिले। जहां लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उनकी फिजिक का वो पॉप तो मिसिंग था ही था, उनकी फिजिक ऑन स्टेज फ्लैट तो थी ही थी, साथ ही में हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी मसल ग्रुप वीकर साइड पे नजर आए सैमसन दौदा की, जिसकी वजह से काफी फैंस नाखुश थे सैमसन और मार्टिन के बीच कंपैरिजन ना होते हुए देखने में, क्योंकि कई फैंस को ये लग रहा था इंक्लूडिंग मी कि मार्टिन को अगर फेयर कंपैरिजन मिलता तो कहीं ना कहीं वो इस शो में 4th प्लेस हो सकते थे। जहां 2025 के मिस्टर ओलंपिया होने से पहले तक हम सबको मालूम था कि मार्टिन एक्चुअली अपनी फिजिक में साइज वाइज तो इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिट्सबर्ग में हमने देखा कि उस साइज को चेस करते हुए उस लेवल की कंडीशनिंग उन्होंने मिस कर दी। ओलंपिया में इसी चीज को कंप्लीटली फिक्स करते हुए हम लोग को आउटस्टैंडिंग पैकेज के साथ नजर आए मार्टिन ऑन स्टेज, जहां उनकी फिजिक में फुलनेस तो ऑल टाइम बेस्ट पे थी ही थी, उनकी फिजिक में एक ब्रेनीनेस थी जो कि हमें मार्टिन पे एक अलग लेवल का भरोसा दिला रही थी। ओलंपिया में कॉम्पीट करने के बाद वापस से मार्टिन अनाउंस कर देते हैं कि वो प्राग प्रो में कॉम्पीट करेंगे। जहां वीडियो की शुरुआत में हमने बात की कि कैसे इस शो में कॉम्पीट कर रहे थे टोटल डिवीजन के 3 टाइम विनर कियोन पियर्सन, जिनके साथ सैमसन भी हमें देखने को मिले, और माइकल क्रीजो, जिन्होंने अपना IFBB का ओपन डेब्यू इसी शो से किया था। दोस्तों, इस शो में मार्टिन की फिजिक को देख के एक शौक का नाम दे देना मेरे हिसाब से छोटा होगा। एक बॉडी बिल्डर जितना लीस्ट अमाउंट ऑफ बॉडी फैट कैरी कर सकता है उस स्टेज पे, उतना लीस्ट अमाउंट ऑफ बॉडी फैट हमें देखने को मिला मार्टिन फिट्जवाटर की फिजिक में। एक बॉडी बिल्डर जितना खूबसूरत एक मास मोस्टर अपनी फिजिक को प्रेजेंट कर सकता है, उतनी खूबसूरती के साथ ही साथ एक अलग लेवल की ग्रेनीनेस अपनी फिजिक में हमें दिखाई मार्टिन ने। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमसन दौदा प्री जजिंग में हमें वापस से उसी पॉप पे नजर आए जिस पॉप पे हमें 2024 पे वो दिखे थे, उसी फुलनेस के साथ हमें नजर आए जिस फुलनेस के साथ वो 2024 में दिखे थे। जहां सिर्फ और सिर्फ प्री जजिंग की बात की जाए तो अपर बॉडी वो आउटस्टैंडिंग थे, शायद उनकी अपर बॉडी इस शो में हमें दी बेस्ट नजर आई। प्री जजिंग में ही रहते हुए उनकी लोअर बॉडी डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग तो थी ही, लेकिन 2024 के ओलंपिया के हिसाब से उनकी राउंडनेस हमें हल्की नजर आई, जिसकी वजह से प्री जजिंग में ही ये कंपटीशन काफी ज्यादा क्लोज हो चुका था। लेकिन जब फाइनल्स हुए तब कहानी बिल्कुल ही पलट गई। दोस्तों, फाइनल्स के समय मार्टिन फिट्जवाटर कुछ ऐसी पीक अपने फिजिक में हिट करके आए थे जैसे पीक के लिए हम लोग
फिल हीथ को जाना करते थे। मार्टिन की फिजिक एक्चुअली हल्की फुल्की फिल हीथ के प्रपोजन शोकेस करती ही है, लेकिन इस शो के फाइनल्स में उन्होंने विदाउट अ क्वेश्चन फिल हीथ के लेवल की ग्रेनीनेस, ड्राइनेस, वो कंडीशनिंग भी हमें दिखाई। उसी के साथ 2024 मिस्टर ओलंपिया सैमसन दादा हमें फाइनल्स के अंदर बहुत ही अंडरवेल्म करते हुए अपने लोअर बॉडी में नजर आए। उनकी अपर बॉडी भी फाइनल्स के कंपैरिजन में छोटी थी, लेकिन लोअर बॉडी जो कि उनकी फिजिक का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था, वो कुछ जगहों पे हमें कंप्लीटली स्ट्रेट नजर आया। उनके क्वाड्स बिल्कुल भी स्वीप हमें दिखाते हुए नहीं देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ फाइनल्स के टाइम मार्टिन और ज्यादा ग्रेनियर और ज्यादा ड्रायर और सबसे हार्डेस्ट फिजिक उस स्टेज पे दिखाते हुए हमें नजर आए, जहां ये कहना कि फ्रंट टू बैक, हेड टू टो ऐसा पीक हमें किसी भी बॉडी बिल्डर ने नहीं दिखाया है फिल हीथ के बाद, ये एक अंडरस्टेटमेंट ही होगी शायद। क्योंकि मेरे ओपिनियन के हिसाब से मार्टिन की कंडीशनिंग यहाँ डोरियन लेवल की थी। जरूर मार्टिन की कम उम्र की वजह से वो मसल मैच्योरिटी, वो डीप लाइंस अभी उतनी इनहेंस नहीं हुई जितनी इनहेंस हमें डोरियन की फिजिक में देखने को मिलती थी। लेकिन दोस्तों डोरियन अपने पीक हिट किए थे 32 साल की उम्र में। लेकिन इस शो के बाद काफी नैरेटिव बदले, काफी कुछ बदला। मार्टिन को हम एक अलग नजरिए से देखने लगे। लेकिन इन सारी चीजों को टाई इन करने के साथ मार्टिन के फ्यूचर पे फ्लैश डालने से पहले आइए देखते हैं मार्टिन की फिजिक में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम मार्टिन फिट्जवाटर को लेके क्यों उनका फ्यूचर इस डिवीजन में इतना ब्राइट देख रहे हैं। दोस्तों मार्टिन फिट्जवाटर की फिजिक में कुछ ऐसे पॉइंट है, कुछ ऐसे मसल ग्रुप हैं जो कि कंप्लीटली उनकी फिजिक को अनडिनाइबल कर चुके हैं। जहां पिछले साल तक मार्टिन फिट्जवाटर की फिजिक में हमने सब कुछ जरूर देखा था, जो अभी भी वो दिखाने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं देखी थी, वो थी साइज। अब दोस्तों आप कितना भी क्लास ले आए, कितनी भी ब्यूटी ले आए, कितना भी फिजिक का परफेक्शन ले आए, कितनी ही श्रेडेड फिजिक ले आए, लेकिन अगर आप ओपन बॉडी बिल्डिंग में ओपन मास मॉन्स्टर्स के खिलाफ बैटल कर रहे हैं, तो एक चीज जिसमें आप बिल्कुल भी रूम नहीं छोड़ सकते, वो आपकी साइज है। इस डिवीजन में टॉप पे रहने के लिए आपको अपनी साइज, आपको अपना फ्रेम कंप्लीटली फिल्ड आउट करना पड़ेगा। और लास्ट ईयर तक मार्टिन फिट्जवाटर की फिजिक में हमें वो फिलिंग आउट प्रोसेस नहीं होता हुआ देखने को मिल रहा था। जहां इस बार पिट्सबर्ग प्रो में 3rd प्लेस फिनिश के बाद, जहां उस शो में मार्टिन जीतने के हिसाब से उतर रहे थे, उस शो में 5th प्लेस आने पर और ज्यादा फैन सपोर्ट ना मिलने पर इस ओलंपिया में हमने देखा उन सारे नैरेटिव्स को कंप्लीटली बदलते हुए मार्टिन फिट्जवाटर को। 2025 के मिस्टर ओलंपिया में मार्टिन फिट्जवाटर हमें 5th प्लेस होते हुए दिखे, जहां मैं तो आर्ग्यू कर रहा था कि वो 4th प्लेस डिजर्व करते थे। इस ओलंपिया में एक आउट ऑफ द वर्ल्ड कंडीशनिंग के साथ साथ, कमाल की छिली हुई फिजिक के साथ साथ, कमाल के फाइबर शोकेस करने के साथ साथ वो साइज भी लेके आए थे। निक वॉकर जो कि कुछ ही महीने पहले कंप्लीटली आउट मसल कर रहे थे मार्टिन फिट्जवाटर को, वो इस शो में हमें लेग डिपार्टमेंट में तो मार्टिन को 1% भी कंपटीशन देते हुए नहीं दिखे। और उनकी अपर बॉडी हमें मार्टिन जितनी ही मस्कुलर नजर आई, जहां हम निक को ओपन बॉडी बिल्डिंग का वन ऑफ द मोस्ट मस्कुलर, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पैक्ड मॉन्स्टर, उस बॉडी बिल्डर को साइज में टक्कर देते हुए हम लोग को मार्टिन फिट्जवाटर दिखे। जहाँ पे इन सारी कमी जो कि उनकी फिजिक में पहले हुआ करती थी, उन सबको ठीक करने के बाद हमें जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अपने फिजिक के थ्रू शोकेस करते हुए मार्टिन फिट्जवाटर दिखे हैं, वो उनकी कंसिस्टेंसी है, नथिंग एल्स। रॉनी कोलमैन, फिल हीथ, ये सब लेजेंडरी अपनी फिजिक की ही वजह से नहीं है। ये सब लेजेंडरी बैक टू बैक, शो बाय शो एक बेहतर फिजिक प्रेजेंट करने से है, अपने लास्ट वर्जन को बीट करने से है। और मार्टिन कुछ ऐसा ही करते हुए चले आ रहे हैं। कॉन्टिन्यूअसली हमें मार्टिन अपना पिछला वर्जन पूरी तरीके से अपने पीछे छोड़ते हुए आ रहे हैं। हर एक शो, ईयर बाय ईयर हमें मार्टिन कुछ क्रेजी चीज इंप्रूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जहां प्राग प्रो में 2024 मिस्टर ओलंपिया सैमसन दादा को बीट करने के बाद मार्टिन ने कंप्लीटली खुद को अनडिनाइबल बना लिया है। इस शो में हमें मार्टिन कुछ ऐसी कंडीशनिंग दिखाते हुए देखने को मिले जो कि सालों से हमें किसी भी ओपन बॉडी बिल्डर ने शायद नहीं दिखाई हो। मार्टिन कंप्लीट फिजिक श्रेडेड करके लेके आए थे। हमने हादी की कंप्लीटली श्रेडेड फिजिक कभी भी नहीं देखी। हमने हादी की बैक कभी भी उनके फ्रंट के मुताबिक छिली हुई नहीं देखी। लेकिन मार्टिन कंप्लीट कंडीशन दिखाते हुए हमें हर एक शो में देखने को मिले, जैसे कुछ फिल हीथ प्रेजेंट किया करते थे। कंडीशनिंग के अलावा मार्टिन फिट्जवाटर की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनके जेनेटिक्स है, जो कि एक्सट्रीमली गोल्डन है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मार्टिन फिट्जवाटर के एक क्लासिक फिजिक एथलीट के बराबर की एलीट जेनेटिक्स है, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। मार्टिन का स्ट्रक्चर जो कि जेनेटिक बेस होता है किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए, उसको ग्रेट बनाने में वो अनबिलीवेबल है। इतनी थिक और इतनी वाइड बैक, इतनी छोटी सी वेस्ट पे हमने नहीं देखी है। हमने ऐसी फिजिक की बनावट, ऐसी फिजिक की मसल बेलीज बिल्कुल भी नहीं देखी है। एंड अगेन इतने आउटस्टैंडिंग जेनेटिक्स पे अगर आप कंसिस्टेंसी, अगर आप हार्डवर्क जोड़ रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। लेकिन असली सवाल ये है कि मार्टिन फिट्जवाटर वो आखिरी लाइन को कैसे पार कर सकते हैं। मार्टिन फिट्जवाटर अल्टीमेट कैसे बन सकते हैं। मार्टिन फिट्जवाटर मिस्टर ओलंपिया कैसे जीत सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उनको अपनी फिजिक में जिससे वो ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर करंट एरा के कहलाएं। जहां उनकी फिजिक की बहुत ही सॉलिड स्ट्रेंथ तो
जरूर हमने देखी, लेकिन क्या उनकी फिजिक में सिर्फ स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस नहीं? गलत। दोस्तों मार्टिन फिट्जवाटर की वीकनेस, जिसको हम सबसे बड़ी वीकनेस बोल सकते हैं उनकी फिजिक की, वो उनके एब्स के बीच का स्प्लिट है। अक्सर हमने देखा है कि ऐसे छोटी वेस्ट वाले बॉडी बिल्डर्स जब अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तब कहीं ना कहीं उनकी फिजिक में, उनके एब्स में स्प्लिट आ जाता है, यानी कि उनके एब्स के बीच की जो जगह है वो और चौड़ी होती जाती है धीरे धीरे, जैसे उस बॉडी बिल्डर की साइज बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही कुछ रॉनी कोलमैन के करियर में हमें होता हुआ दिखा, ऐसा ही कुछ हमें क्योन की फिजिक के साथ भी होता हुआ दिख रहा है, ऐसा ही कुछ मार्टिन की फिजिक में भी कमी है। दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि मार्टिन को अभी अपनी फिजिक में और ज्यादा साइज ऐड करनी पड़ेगी बेस्ट बॉडी बिल्डर बनने के लिए। जहां करेंटली रैंक 1 बॉडी बिल्डर डेरिक लैंसफोर्ड पे आप चाहे आज भरोसा करें या कल, लेकिन डेरिक की कंडीशनिंग छोड़ के उनकी फिजिक में बाइसेप के अलावा कोई भी ग्लेरिंग फ्लॉ नहीं है। और अगर डेरिक की तरफ से हमें कुछ डेडली टाइप की कंडीशनिंग कभी भी देखने को मिलेगी, तो करंट पैकेज के साथ हम लोग मार्टिन फिट्जवाटर को उनको बीट करते हुए नहीं देखेंगे। जहां बहुत जरूरी हो जाता है मार्टिन फिट्जवाटर का अपनी फिजिक में काफी और ज्यादा साइज ऐड करना, खास करके अपर बॉडी में। आई थिंक मार्टिन फिट्जवाटर की लोअर बॉडी एक्सट्रीमली डेवलप्ड और काफी ज्यादा फ्रंट से हमें राउंडेड नजर आती है। उनके क्वाड्स की आउटर स्वीप क्रेजी हमें देखने को मिलती है। जहां ओलंपिया में हमने देखा निक वॉकर के बगल में खड़े होके मार्टिन फिट्जवाटर निक के कंपैरिजन में 1.5 गुनी क्वाड साइज हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिले। जहां मार्टिन को अभी भी अपनी अपर बॉडी में और ज्यादा विड्थ ऐड करनी होगी, अपनी ओवरऑल फिजिक में और ज्यादा साइज ऐड करनी पड़ेगी। मार्टिन फिट्जवाटर की फिजिक हमें जरूर फ्यूचर में और ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ 110% देखने को मिलेगी, जहां उनकी साइज भी हमें 110% बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इसी ट्रैजेक्टरी पे, इसी रोड पे, इसी मार्ग पे चलते हुए मार्टिन के फ्यूचर में कुछ ओलंपिया ट्रॉफी जुड़ते हुए अभी बिना किसी डिस्टर्बेंस के हमें मार्टिन बहुत बेहतर जरूर नजर आएंगे। लेकिन क्या ये सब कर पाना इतना आसान होगा, और ये सब करने के बाद क्या हमें मार्टिन की तरफ से एक्चुअली में वैसे ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे जैसा हम चाहते हैं? जरूर जानेंगे अगले सेगमेंट में। अब ये सारी बातें हमने क्यों की? हमें कुछ साल से ये जुमला काफी ज्यादा सुनने को मिला है कि ओलंपिया का स्टैंडर्ड वहां नहीं रहा जहां हुआ करता था। जैसे बॉडी बिल्डर्स के कैलिबर हमें 90s में दिखते थे, अर्ली 2000 में दिखते थे, वो कैलिबर अब इस स्पोर्ट से जा चुका है। दोस्तों ये बात सच से बहुत दूर है, लेकिन हर एक फेक न्यूज का इजाद कुछ रियलिटी बेस्ड फैक्ट्स से ही होता है। जहाँ पे एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन का स्टैंडर्ड फिल हीथ ने जिस लेवल पे पहुंचाया था, उस लेवल पे किसी भी बॉडी बिल्डर को वापस से पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिल ने जो कंसिस्टेंसी अपनी पीक की क्रिएट की थी वो अनडिनाइबल थी। अब हमें फिल के बाद वैसा कंसिस्टेंट और वैसा परफेक्ट पीक नेल करने वाला बॉडी बिल्डर भले ही नहीं मिला है, लेकिन स्टैंडर्ड जो कंपटीशन का था वो आई डोंट थिंक अभी से ज्यादा किसी भी एरा में था। उस जमाने में जीतता वही था जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ साइज प्रेजेंट करे लोएस्ट अमाउंट ऑफ बॉडी फैट के साथ, क्योंकि और दूसरे बॉडी बिल्डर्स दूसरे मैट्रिक जो कि बॉडी बिल्डिंग में जरूरी होते हैं वो सब शोकेस ही नहीं करते थे। तो जजेस को जो सामने ऑब्जेक्टिवली सबसे बेस्ट चीज दिखती थी वो यही दोनों चीजें थी, एक बॉडी बिल्डर की मस्कुलैरिटी और उसकी कंडीशनिंग। लेकिन क्लासिक फिजिक के इंट्रोडक्शन के बाद आई थिंक बॉडी बिल्डिंग में वो स्ट्रक्चर, वो सिमेट्री की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो बढ़ना भी चाहिए था। अब ऐसे क्लासिक स्ट्रक्चर वाले एथलीट ओपन डिवीजन में एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट लेके आते हैं। अब ऐसे जेनेटिकली सुपीरियर बॉडी बिल्डर्स के बीच बाकियों से बेहतर स्ट्रक्चर होना, बाकियों से बेहतर सिमेट्री होना, फिजिक में बाकियों से बेहतर कंप्लीटनेस होना आपको लैंड करवा सकती है उस बॉडी बिल्डर से आगे जो कि कंडीशनिंग और साइज के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट में लैग कर रहा है। दोस्तों मार्टिन अपने फिजिक के थ्रू हमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स प्रेजेंट करते हैं। हमें एक फ्लॉलेस मास मास्टर की भी क्वालिटीज दिखाने को देखने को मिलते हैं मार्टिन, और एक क्लासिक फिजिक एथलीट का फ्लो भी हमें उनकी फिजिक में एविडेंट दिखता है। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से, कौन से फैक्टर्स? मार्टिन की सिमेट्री, मार्टिन की साइज, मार्टिन का स्ट्रक्चर और उनकी तरफ से कंसिस्टेंटली डिलीवर की जाने वाली कंडीशनिंग हमको मार्टिन पे एक ऐसा भरोसा दिलाती है जो काफी सालों से किसी भी बॉडी बिल्डर ने अपने ऊपर नहीं दिलवाया था हमें। जहां मार्टिन ओपन के एक सिर्फ डेंजरस बॉडी बिल्डर नहीं है जो कि किसी दूसरे बॉडी बिल्डर के ऑफ आने पे उसकी प्लेसिंग खा सकते हैं। आई थिंक मार्टिन एक ऐसी फॉर्मिडेबल फोर्स है जिनको बीट करने की तैयारी अगर आज ही से दूसरे बॉडी बिल्डर नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर टॉप पे बैठे रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता मार्टिन फिट्जवाटर अपने इस वर्जन से कुछ परसेंट और इम्प्रूवमेंट के साथ उनको कोई भी बीट कर पाएगा, जिसकी वजह से मार्टिन द मार्शियन फिट्जवाटर मेरे लिए ओपन डिवीजन का फ्यूचर होने वाले हैं।